नमस्कार, बहुत बहुत आभार। आज जो हम शुरू कर रहे हैं एक नई यूनिट निबंध 9। ठीक है, निबंध की शुरुआत करें, यूनिट 9 की शुरुआत कर रहे हैं और हम संपूर्ण निबंध को पढ़ेंगे। देख लो, सबसे पहले हम निबंध के एक शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद संपूर्ण निबंध पढ़ेंगे। उसके अगली वीडियो में आपको 50 प्रश्न भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती से मिलेंगे, वो भी अलग प्लेलिस्ट में। उसके लिए आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सिर्फ यूनिट 9 के और क्रम वाइज जो जैसा निबंध पढ़ोगे उसी प्रकार से उसमें भी आपको उसकी प्रैक्टिस मिलेगी। अब बेहतरीन एक एक निबंध से मैंने 50-50 प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको सिर्फ अगर मेरी क्लास नहीं देख पाते हैं, ये नोट्स वाली, अगर आप सिर्फ प्रश्न कर लेते हैं वो 50 प्रश्न, तो कुछ नहीं छूटेगा। एग्जाम में जाना, आप बैठ जाना, वहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये मेरा एक दावा है, दावा एनटीए से। सिर्फ कथन ना पूछे, फैक्ट से। कथन पूछता है तो मैं कथन निबंध तो पढ़ा ही दूंगा, अगर फैक्ट्स पूछता है तो वहां से नहीं बाहर होगा। चलो, तो सबसे पहले लिखते हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अब कैसे होगी, चलो मैं बताता हूं कैसे होगी। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे, इनका जन्म 1850 में होता है, तो तुम लोग जानते हो, हम जानते हैं, सब लोग जानते हो। ठीक है, 85 में इनकी मृत्यु हो जाती। 35 साल की उम्र में भाई ने जो काम किया है, दिल खुश हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, बलिया में एक बार मेला लगा हुआ था, ददरी, बलिया के ददरी मेले में। कहा नाम था? ददरी, याद रखना, ददरी याद रखना। ठीक है, ददरी मेले में गए थे और वो जाना नहीं चाहते थे। उनके मित्रों ने कहा कि जाओ और क्या मैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो उस पे जाके कुछ बोलो। तो फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी गए और बोला। क्या बोला, पहले तो हम थोड़ा शॉर्ट नोट्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद में संपूर्ण निबंध पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, बिल्कुल दिल खुश हो जाए, मजा ना आए, पैसा वापस पर देना पड़ेगा पैसा। चलो शुरुआत करते हैं, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती। देखो, सबसे पहली बात कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भैया कब हुआ था, समझो कब हुआ था जन्म। देखो, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1850 में। ये समय मत भूलना क्योंकि पूछा जाता है, बहुत एग्जामों में सन पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो इनका जन्म भैया कब हुआ था? 1850 में। ठीक है, अच्छा, अब ये निबंध जो देखो इधर, ये जो निबंध है, ये निबंध जो है ये कब हुआ था? दिसंबर 1884। दिसंबर 1884, कहीं कहीं 31 दिसंबर मिलता है, कहीं कहीं 3 दिसंबर मिलता है, तो इसीलिए मैंने वो डेट हटाई दी है। अगर आपको लगे तो 31 और 3 में से जो डेट मिल जाए, याद रखना, एक या तो आपको 31 मिले या तो 3 जो है 3 दिसंबर मिले, दोनों में से अगर कोई मिल जाती हैं तो समझ लो वो दोनों सही है। ठीक है, दोनों में से कोई 31 दिसंबर कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो याद रखना, दिसंबर 1884 में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध लिखा गया। और लिखा किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और इनका जो निबंध है आपको पता होना चाहिए किस पत्रिका में है, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका, याद रखना, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में जो है संग्राम में संकलित है इनका निबंध। लिखा कब गया था? 1884 में। लिखा किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उनका जन्म 1850 में। ठीक है, अच्छी बात है। अगली बात देखते हैं। देखो, ये निबंध जो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये बलिया, देखो बलिया रखना, बिल्कुल नहीं बोलना, बहुत बार एग्जाम में 3 बार वो पूछ चुका है। बलिया मेले में, और मेला कहाँ लगा, स्थान का नाम क्या? ददरी मेला। स्थान का नाम क्या था? ददरी। और भैया जब मेले में गए थे तो याद रखना, बलिया में ददरी मेले के समय आर्य, देखो आर्य देशोपकारी सभा में दिया गया भाषण। आर्य देशोपकारी सभा में दिया गया जो है क्या था? भाषण। तो 1884 बलिया में ददरी मेले के समय आर्य देशोपकारी सभा में दिया गया भाषण था। और किस पत्रिका में संकलित है? तो हरिश्चंद्र जो है जो है संग्राम में। पत्रिका नहीं है, ठीक है, संग्रह है। ठीक है, चलो अगली बात देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या क्या कहा है। ठीक है, तो भारत को भारतेंदु ने अपने निबंध में आलसी कहा है। क्या कहा है? अभी हम निबंध पढ़ेंगे तो उसमें सब दिखेगा। भारत को क्या कहा है भैया? आलसी कहा है। अच्छा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती में किस शहर का वर्णन है? बनारस का। बलिया में तो गए थे, पर वहां पर जाके बनारस का भी वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं भैया? बनारस का वर्णन करते हैं। ठीक, अगली बात देखो, अगली बात क्या है? अब देखो, वहां इसमें 4 लोगों के नाम दिए हैं।
और किससे किसकी तुलना करते हैं ये बात समझो। देखो जो अकबर की तुलना वहां के जो कलेक्टर थे, कहाँ के, बलिया के, रॉबर्ट साहब बहादुर से करते हैं, रॉबर्ट बहादुर से करते हैं अकबर की तुलना। ये याद रखना, अकबर की तुलना किससे की है, रॉबर्ट बहादुर साहब बहादुर सिंह। अब आपको पता होना चाहिए भैया अकबर सबसे ज्यादा बहादुर था, ठीक है, इसीलिए वो 9 साल की उम्र में वो शासक बन गया था। तो याद रखना अकबर की तुलना किससे की है, रॉबर्ट साहब बहादुर से। अच्छा, अबुल फजल की तुलना किससे की थी, यानी चतुर्भुज सहाय जो थे उनकी तुलना किससे की, अबुल फजल से की थी। किससे की थी भैया, अबुल फजल से की। बीरबल की तुलना बिहारी लाल और टोडरमल की तुलना, बिहारी दोनों लोगों की तुलना बीरबल और टोडरमल से कर दी थी। तो याद रखना अकबर की रॉबर्ट बहादुर साहब, अबुल फजल चतुर्भुज सहाय, बीरबल बिहारी लाल और टोडरमल बिहारी लाल। ठीक, मतलब बीरबल और जो है टोडरमल इन दोनों को एक मिला के बिहारी लाल की जो है दिया है। अच्छा, इसमें देखो वर्णन कुछ हुआ है, आप समझ लो कि ये क्या है, आप समझोगे कि ये क्या मैं पढ़ा रहा हूं। मैं बताता हूं क्या पढ़ा रहा हूं। आपको नोट्स बनाने की, निबंध की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ पढ़ना है। आप जो नोट्स में बनाएंगे वो नोट्स मैंने पहले ही रख दिया है, निबंध भी संपूर्ण पढ़ाऊंगा, नोट्स पहले बताऊंगा, उसके बाद निबंध पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा। एनटीए पे खुली चैलेंज है, प्रश्न पूछ के दिखाए, ठीक है। चलो एक पंक्ति आई है, देखो इसमें जैसे आया है, मैं ये भी सोचना कि जैसे मैं आपको नोट्स में दिया हूं उसी प्रकार से आपको निबंध में मिलेगा, ठीक है। उसमें यह नहीं कि आपको इधर उधर मिलेगा, बिखरी हुई चीजें नहीं मिलेंगी, सब क्रम से मैंने लिखा है, क्रम से इसमें, क्रम से निबंध में भी है। सबसे पहली पंक्ति यही है, का चुप साध रहा बलवाना। किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की वर्णन है। और याद रखना इसमें निबंध में राजे महाराजे जो क्या है, पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं पाते हैं। किसके लिए कहा गया, कथम ऑप्शन में दिया होगा कि पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी किसको नहीं है, तो राजे महाराजों को। किसको नहीं भैया, राजे महाराजों को। अच्छा, हाकिमों को क्या है, वो सरकारी काम घुड़दौड़ और थिएटर से छुट्टी नहीं है। राजा महाराजा पूजा भोजन झुट्टी जो है, झूठी गप से छुट्टी नहीं पाते, वहां हाकिमों को क्या है, सरकारी काम घुड़दौड़ थिएटर से छुट्टी नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ जाओ, क्या है आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है। ये पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है, और याद रखना ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति क्रम से मैंने लिखा है, कौन कौन सी पंक्तियों का वर्णन है। पंक्ति कौन है, कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तो ये राजा महाराजा के लिए पंक्ति की गई। अभी तक आपने निबंध में पढ़ा होगा सिर्फ पंक्ति कि ये पंक्ति किस में है या किस क्रम में, पर आपने ये नहीं ध्यान किया होगा कि ये पंक्ति किसके लिए भारतेंदु ने कही है। तो कह देना राजा महाराजा के लिए की है, कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। किसके लिए पंक्ति है भैया, राजा महाराजा के लिए। किसके लिए है, राजा महाराजा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे, इसमें देखो 3 मेढक का वर्णन हुआ है, ठीक है, 3 मेढक। याद रखना एक ऊपर है, एक बीच में, नीचे। ये अब इस बार एग्जाम में बनने के चांस है कि सबसे ऊपर वाले मेढक ने क्या कहा, तो कहो जोक शौक। क्या कहा, जोक शौक। बीच वाले ने क्या कहा, गमसम। नीचे वाले ने कहा गए हम। ऊपर वाले ने जोक शौक, बीच वाले ने गमसम, नीचे वाले ने गए हम। ऊपर वाले ने जोक शौक, बीच वाले ने गमसम, नीचे वाले ने गमसम, ठीक है। तो याद रखना सबसे ऊपर वाले जोक, बीच वाले गमसम, नीचे वाले गए हम, ठीक है। चलो अगली देखते हैं बात। देखो इसमें एक संस्कृत की पंक्ति आई है, कौन है, बद्धावारो मत्सर ग्रहतः प्रभाव समरदूषिता, ठीक है। ये पंक्तियां क्रम याद रखना कि कौन सी पहले पंक्ति आई, मैं आगे लास्ट में रखा हूं। या इसमें एक वर्णन हुआ विलायत की दूरबीन का, जो है विलायत की जो दूरबीन थी उसकी कीमत क्या थी, तो 16 लाख रुपए थे। कीमत क्या थी भैया, 16 लाख रुपए थे। और याद रखना कि अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की, ताजी, ये सब सरपट दौड़े जा रहे हैं। ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन होगा, बनेगा कि बताइए भारतवर्षों निबंध जो है, उस निबंध में सरपट कौन दौड़ा जा रहा था। 4 ऑप्शन देगा, इसमें 5 ऑप्शन देगा, उसमें से एक नहीं होगा, तो यही होगा अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की, ताजी, ये लोग दौड़े जा रहे थे, और जो और दूसरा ऑप्शन हो वो नहीं है। तो याद रखना किसका किसका हुआ है, अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की,
ताजी, सरपट दौड़े जा रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बताइए कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती में किसको लाज नहीं आती थी? तो जापानियों को। किसको लाज नहीं आती थी भैया लोग? जापानियों को लाज नहीं आती थी। तो बाकी तो सबको लाज आती थी, भारतीयों को भी लाज आती थी, पर जापानियों को लाज नहीं आती थी। ये बात भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, निबंध के अनुसार की बात मैं कर रहा हूं। वैसे भारतीयों को तो बहुत जल्दी लाज नहीं आती है, कुछ भी कह दो सुनते रहेंगे, ठीक है। चलो अगली बात देखो, आपसे एक बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये बताओ कि भारतवर्षोन्नति में जो श्लोक आया है वो कहां से लिया गया है, ठीक है, कहां से लिया गया? तो ये बात याद रखना, कहां से लिया क्या गया? निर्दय माध्यम सुलभम सुद्रलम प्लम सुकल्पम गुरु कर्णाधारम मायानुकूले नवस्वतम पमान भवादुना त्रेत। आगे क्या लिखा है, बड़ी कठिन संस्कृत है भाई। त्रेत सह आत्मा। ये पंक्ति कहां से ली गई है? भागवत श्लोक से। कहां से? श्रीमद् भागवत से। कहां से ली गई है? भागवत से। कहां से ली गई भैया? श्रीमद् भागवत से। ये पंक्ति याद रखना, इस अभी तक पूछा नहीं गया, शायद इस बार बनने के चांस है, ठीक है। तो याद रखना कहां से है? भागवत से। कहां से? इसके बाद इसी क्रम में एक पंक्ति आती है, मलुकदास दोहा की आती है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम सबको दाता राम, सबको कहेगे दाता राम वाली पंक्ति आएगी। तो अजगर करे ना चाकरी, ये पंक्ति किसकी है? मलुकदास की पंक्ति है। और किसमें वर्णन हुआ है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अच्छा, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये कथन देखो, पॉइंट देखो कि मुर्दम शुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहां बढ़ते जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सी रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि मनुष्य दिन दिन यहां बढ़ते जाते हैं? तो आप कहना है, आपको क्या कहना है, क्या कहोगे? आपके पास कहने का बचा ही क्या है? कहोगे कि मुर्दम शुमारी की जो रिपोर्ट है उसको देखने से अभी तक पता चला है कि यहाँ पे मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं, रुपया कम कम होता जा रहा है। ये आगे मिलेगा आपको। अच्छा, फिर आगे बात आएगी कि राम जो है भारतन हरिश्चंद्र ने भारतीयों को कौन कौन सी विशेषता से नवाजा है? तो देखो, कहना है भारतीयों के लिए क्या कहा? जंगली कहा है, होश कहा है, मूर्ख कहा है, ठीक। किसको? भारतीयों को। अगले देखो एक पंक्ति आई है, क्रम याद रखना, मैं लास्ट में पंक्तियां फिर दिया हूं कि फिर क्या है, फिर कब कब राम जनकपुर आई है, ये पंक्ति दी है। और वर्णन क्या है? पृथ्वीराज, गौरी और साबुद्दीन और गयासुद्दीन का वर्णन है। इसमें पृथ्वीराज जो चौहान थे वो शब्द वेदी बाण चला लेते थे। शब्द वेदी बाण कौन चलाता था? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। यहाँ जो है चंद बरदाई जो थे, उन्होंने एक पंक्ति बोली थी कि अब की चढ़ी कमान को जाने कब फिर चढ़े, जिन चूके चौहाज इक्के मारे इक्के सब। ये पंक्ति चंद बरदाई बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये पंक्ति इसी में वर्णन है। और एक पंक्ति आती है, अपमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा तुह पृष्ठा, ठीक है, ये पंक्ति आ गई। अगली देखो, ये यहाँ इसकी पूरी है, स्वीकार ऐसा देते हैं धीमान कार्यध्वस्व ही मूर्खता। तो ये पंक्ति आ गई। ये संस्कृत की कुछ पंक्तियां आई हैं, याद रखना है। सब सुन्नियों का मूल किसे माना है? ये पूछा जा चुका है जून के एग्जाम में। सब सुन्नियों का मूल किसे माना है? धर्म को माना है। सब सुन्नियों का मूल किसे माना है? धर्म को माना है। और पूछा जाएगा कि किस जो है कौन कौन से त्योहारों का वर्णन है? तो कहना एकादशी, दिवाली, होली। कहते हैं कि एकादशी का व्रत हम क्यों मनाते हैं? कि महीने एक हफ्ते में हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, एक हफ्ते में उपवास रखने से। दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि घर की सफाई हो जाए। होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि कहते हैं बसंत की बिगड़ी हुई हवा सही हो जाए। ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में बात कही है। और इन सभी त्योहारों को क्या कहा है भारतन हरिश्चंद्र ने? म्यूनिसिपालिटी कहा है, ठीक है। क्या कहा है? म्यूनिसिपालिटी कहा। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, भारतन हरिश्चंद्र वास्तविक धर्म किसे मानते हैं? तो परमेश्वर के चरण कमल का जो भजन है उसी को वास्तविक धर्म जो है वास्तविक धर्म मानते हैं। वास्तविक धर्म किसे मानते हैं भैया? परमेश्वर के चरण कमल का भजन। परमेश्वर के चरण कमल का भजन क्या मानते हैं? वास्तविक धर्म मानते हैं, ठीक है भैया। अगली बात क्या निकल के आती है? देखो आप लोग शायद भूल रहे हैं। देखो पूछा जाएगा कि कौन कौन से किसका किसका वर्णन भारतन हरिश्चंद्र ने किया है? तो एक कुलीन प्रथा, एक बहुविवाह, इन दोनों का वर्णन भारतन हरिश्चंद्र ने अपने निबंध में किया है। और कुछ साहित्य की बात की है तो मीर हसन की रचना, इंद्र सभा, इन सब का वर्णन किया है। ये एक पंक्ति आई है बहुत, ये अब ये आपसे एक याद रखना, अभी तक ये नहीं गई, आप पूछी जाएगी, वो भी किस प्रकार
पूछी जाएगी कि बताइए कि शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। ये बताइए पंक्ति किस में, या तो एक सवाल ये बनेगा, या तो पूछेगा कि इस पंक्ति की शैली क्या है, या काव्य शैली क्या है इसकी, चौपाई में है, दोहा में है, कवित्व में है, सवैया में है, तो कहना कोई ना, सब गजल है। क्या है ये? गजल है। किसमें कही गई है पंक्ति? है गजल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन भी चुका है कि धोती कहां की थी, कह दो अमेरिका के। आपको पता है यहाँ पे धोती लिखा है, यहाँ आ लिखा है, तो अगर धोती से ता हटा दो, देखो मैं बताता हूँ, अब ऐसे नहीं समझ में, ये ट्रिक से याद करोगे, मेरे पास ट्रिक का भंडार है, ठीक, याद ना हो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी। देखो इधर देखो, यहाँ पे क्या है, उठा लो धा, देखो उठा लो धा, ये उठा लिया हमने धा, ठीक है, और इधर का उठा लिया आ, क्या ले लिया आ, तो आ ये क्या बन गया, धोआ, आओ धोती धोआ, ठीक है, तो धोती को हमने धुला, तो याद रखना धा आ, याद रखना धोती कहाँ की थी, अमेरिका की, कहाँ की थी, अमेरिका की, धोती की क्या है, धोती कहाँ की थी, अमेरिका की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है अंगा, अंगा इंग्लैंड, आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व ई ही आता है वर्णमाला में। अगर ह्रस्व स्वर की बात करोगे तो ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व ई ही आता है, छोटा के बाद छोटी आता है, छोटा छोटी, तो अंगा इंग्लैंड, अंगा इंग्लैंड, अंगा इंग्लैंड, याद रखना। अच्छा अब इसको कैसे याद करें, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका देखो, यहाँ पे लिखा है का, यहाँ का उठा लो, यहाँ का फड़ बन गया कप, कप से हम लोग चाय पीते हैं, पता होना चाहिए। तो कंघी कहाँ से उठाई थी, फ्रांस से, कहाँ से, फ्रांस से। देखो आपको लगता होगा कि मुझे याद है, जब एग्जाम में बैठोगे मिलान करने को आता है तब दिक्कत होती है, ठीक है, हमको मालूम है। तो कंघी कहाँ की थी भैया, कंघी फ्रांस की थी, कहाँ की थी भैया, फ्रांस की थी। अच्छा अगली बात, चर्बी की बत्ती अगर पूछे, दिया सलाई कहाँ से, तो जर्मनी, कहाँ से, आपको पता होना चाहिए कि दिया सलाई से क्या होता है, ठीक है, जर्मनों को जला दो हम लोग, तो याद रखना जो है चर्बी की बत्ती जो दिया सलाई थी वो कहाँ से आती थी, कहाँ से आती थी भैया, कहाँ से आती थी, जर्मनी से। तो धोती कहाँ से, अमेरिका, जो अंगा इंग्लैंड, कंघी फ्रांस, चर्बी की बत्ती दिया सलाई जर्मनी से आती थी, ठीक है, कहाँ से, जर्मनी से। अच्छा अगली बात, अब देखो मैंने कुछ कविता क्रम रखा है, अभी तक जितनी कविताएं इसमें हैं इन अगर शब्दों को याद रख लें तो बहुत बढ़िया है। देखो सबसे पहले पंक्ति आई थी कौन सी, बलवाना, कौन सी पंक्ति आई थी भैया, कौन सी पंक्ति आई थी भैया, बलवाना। देखो ये पंक्ति कौन सी है भैया, बलवाना, फिर कौन है, फुर्सत, क्या का चुप साध रहा बलवाना, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, अजगर करे ना जो है चाकरी, जनकपुर कब कब राम जनकपुर आई हैं, अब की चढ़ी कमान, शौक तिल्फी। ये पंक्तियां देखना सबसे पहले कौन सी आएगी भैया, कौन सी आएगी भैया, बलवाना, फुर्सत, अजगर, जनकपुर, चढ़ी कमान, शौक तिल्फी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो बलवान आदमी होता है उसके अंदर उसके पास फुर्सत नहीं होती है, ठीक है, उसके सामने चाहे अजगर आ जाए, चाहे वो जनकपुर के राजा ही क्यों ना हो, ठीक है, वो अगर चढ़ गया है कमान पे तो उसका शौक है वो उतरेगा नहीं, ठीक है। तो याद रखना बलवान, फुर्सत, अजगर, जनकपुर, चढ़ी कमान, शौक तिल्पी, ठीक है, बलवान, फुर्सत, अजगर, जनकपुर, चढ़ी कमान, शौक तिल्पी, ये कविता का क्रम है और बहुत अच्छा क्रम है, ये आपसे पूछा जाएगा। एक कथन है मैंने रामचंद्र तिवारी से उठाया है, ये लो देखो क्या है, रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा है इनके बारे में, कहा है कि वे एक सच्चे समाज सुधारक और मध्यम मार्गी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, वे एक सच्चे समाज सुधारक मध्यम मार्गी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। नवीनता की आंधी में ना तो वे उड़ सकते थे, ना प्राचीनता के स्तूप में दबे पड़े रह सकते थे, ना वे क्रिस्तान होना पसंद करते थे, ना पोंगा पंडित, ठीक है। तो ये जो ये किसकी, रामचंद्र तिवारी का कथन है, किसके बारे में, भारत हरिश्चंद्र और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती निबंध के बारे में, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, आपको पता नहीं क्या पढ़ेंगे, हम तो जानते हैं क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे,
संपूर्ण निबंध पढ़ेंगे। इसके बाद में अगले वीडियो में आपको इससे 50 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध अब हम संपूर्ण निबंध पढ़ेंगे और एक एक लाइन को व्याख्या करके चलूंगा। जो अंडरलाइन है वो बिल्कुल याद करना है हमको। तो देखो निबंध की शुरुआत कहाँ से होती है, ये बात समझो थोड़ा। निबंध की शुरुआत देखो कहाँ से हो रही है। ठीक है, निबंध की शुरुआत हो रही है, क्या कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। सबसे पहली लाइन है कि आज बड़े आनंद का दिन है, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं। ये पहली लाइन। अगर आपसे पूछ ले कि पहली लाइन कौन सी है तो आप तुरंत मना नहीं करेंगे, उनको कहूंगे कि मुझे मालूम है, मैं बताऊंगा कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक साथ उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं अगला कथन कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। अब देखो किसका वर्णन आ गया, बनारस का। किसका वर्णन आ गया, बनारस का। यहां पे देखो कि आज बड़े आनंद का दिन है, छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक साथ उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे, देखो इस अभागे, अब इस अभागा किसे कहा गया है, किसको कहा गया है भैया, भारत को कहा गया। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में, देखो बनारस को ऐसे ऐसे बड़ा नगर कहा है, ये याद रखना। किसको कहा है, बड़ा नगर कहा है कि बनारस ऐसे ऐसे नगरों में बड़ा, जो बड़े नगरों में जो जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। ठीक है, फिर देखो यहां आगे बात करते हैं कि रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहां हो वहां क्यों ना ऐसा समाज हो जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया है। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है, देख लो मैंने वही नोट्स में दिया है। रॉबर्ट साहब को क्या कहा है, रॉबर्ट साहब को भैया क्या कहा है, देखो रॉबर्ट साहब को क्या कहा है, अकबर कहा है। रॉबर्ट साहब को क्या कहा भैया, अकबर कहा है। मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल, ठीक है, मुंशी चतुर्भुज सहाय, बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान, अगला कथन है देखो क्या करें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे हिंदुस्तान, देखो हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। ठीक है, अगला कथन देखो क्या कर रहे हैं कि यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत ही अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, इनसे इतना कह दीजिए। देखो ये पंक्ति आ गई तुलसीदास की कि का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना कैसे बल याद आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बताना चाहते हैं कि अगर इनको कोई याद दिलाने वाला हो भारतीयों को तो ये क्या नहीं कुछ कर जाएंगे। ठीक है, पर नहीं, उनकी शक्ति सोई हुई है तो इसीलिए कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन और झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घिरे रहता है, ये सारा नोट्स मैंने आपको दिया है। ठीक है, घिरे रहता है और कुछ बाल, घुड़दौड़, थिएटर में समय लगा। ठीक है, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या करा है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बस यही मसल रही कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तो ये पंक्ति देखो किसके लिए आ गई, राजा महाराजा के लिए। देखो ऊपर यहां देखो सब दिया है, राजा महाराजा के लिए पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दी है। ठीक है, अगली बात देखते हो क्या है। अब यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र 3 मेढकों की बात कर रहे हैं। देखो क्या कि 3 मेढक हैं, एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शौक, बीच वाले ने कहा क्या है,
गम सम, सबसे नीचलों ने पुकारा कि गए हम। तो सो हिंदुस्तान की प्रजा की भी यही दशा है कि गए हम, अब नहीं बचने वाले। ठीक है, पहले भी जब आर्य लोग हिंदू, अब देखो यहाँ पे एक चीज और कि यहाँ पे आर्यों का वर्णन हुआ है, ये मैं नोट्स में ऐड नहीं किया हूं, आर्यों का वर्णन है। पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस निबंध में आर्यों का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती में, पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। अब प्रश्न बनेगा, बताओ कि जब आर्य लोग आए थे तो ब्राह्मणों के जिम्मेदारी ये कौन सा काम था, तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिच्छन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। भारतीयों को भारतेंदु हरिश्चंद्र खुल के कहते हैं जो कहना है, क्योंकि कहने लायक है ही है। ठीक है, घेर रखा है। देखो ये पंक्ति दे दी, बौद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभाव समर दूस्ता, ये पंक्तियों क्रम याद रखना। अगली बार कहते हैं कि हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों नहीं आती, कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी जो सामान नहीं था, किसके पास, आर्यों के पास सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गत लिखी है वह ऐसी ठीक है। अब देखो ये बात यहाँ पर पंक्ति आ गई कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब देखो आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता के उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। तो देखो कितनी पुस्तकों का वर्णन है, लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्रों का वर्णन है। हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। भारतीयों को कौन सी गाड़ियों का वर्णन बता रहे हैं, देखो नीरी चुंगी जो है कतवार फेंकने की गाड़ी की बात वो कर रहे हैं, कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस निबंध में, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। यह समय ऐसा है कि उन्नति को मानो घुड़दौड़ हो रही है। अब देखो किसको किसको बता रहे हैं कि सरपट दौड़े जा रहे हैं, कौन कौन है, देखो अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी, सब तरफ जो है सरपट दौड़े जा रहे हैं, सब सरपट दौड़े जाते हैं। ठीक है, सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय याद रखना, हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। प्रश्न बनेगा कि बताइए भारतवर्षोन्नति निबंध हो सकती है इनके अनुसार कि हिंदू का टियावाड़ी क्या कर रहा था, तो खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। तो किसको लाजने की बात की है, किसको लाज नहीं आती है, जापानियों को। ठीक है, अगली बात कह रहे हैं कि यह समय ऐसा, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है कि यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोट यानी करोड़ों उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। ये कथन याद रखना, यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोट यानी करोड़ों उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे उन पर ईश्वर का कोप ही करना चाहिए। कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहां से फिर से कि यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोट उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कहना चाह रहे हैं कि इतना कुछ आर्य अंग्रेज हम पे कर रहे हैं, ठीक है, पर हम लोग अपने आंखों में लगता है पट्टी बांध रखे हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता हमारे लिए क्या हो सकती है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कहना चाह रहे हैं अपने निबंध में, यही है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, ये देखो कथन इंपॉर्टेंट है कि पूछा था, मैंने पूछा ना भी कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। तो प्रश्न बनेगा कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध को लिखने के लिए किसने कहा था, माता ने, पिता ने, चाचा ने, ताऊ ने या पत्नी ने। ऑप्शन में कोई नहीं, किसने कहा था, मित्रों ने कहा था। भला इस विषय, अब रामचंद्र भरतन क्या कह रहे हैं कि भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं,
भागवत में एक श्लोक आ गया, निर्दय मासुलम सदरम बलम शुक्रम सुकर्णम, ये पूरा संस्कृत में श्लोक है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं आगे देखो, भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, ये इसका अर्थ है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा, वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिल भी गया और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी मनुष्य संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। इसका मतलब समझते हो कि यहाँ पे ये बात कहने कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि सबसे पहली बात तो तुमको मनुष्य का जन्म मिला, दूसरी बात तुमको अच्छे अच्छे गुरु मिले जब पढ़ने गए, और उसके बाद मेरी कृपा है और गुरु भी कृपा है, फिर भी अगर तुम अच्छे कर्म ना करके जाओ तो तुमको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए, या ऐसा करो तुम आत्महत्या कर लो। ठीक है, अब के समय में होते तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 2-4 का करवा ही देते। ठीक है, तो याद रखना आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, ये बात देखो, ये बात सही है कि अंग्रेज से हमने बहुत कुछ लिया है। ठीक है, ट्रेन उन्होंने चलाई, आज की डेट में जिसे सरकार का सबसे ज्यादा फायदा होता है शराब उन्होंने चलाई। ठीक है, ताजमहल उन्होंने बनवाए। ठीक है, अंग्रेज और क्या नाम है सल्तनत काल में। ठीक है, मुगल बादशाह लोग, तो बहुत ज्यादा कुछ गया नहीं पर मिला बहुत कुछ है। तो ये बात यहाँ भारतेंदु कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, किसकी, आर्यों की। देखो यहाँ पे खुद उन्होंने कहा, देखो कहा क्या कह दिया। अब क्या करें बेचारे, अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह ना देखे और बोले भी ना तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल प्रदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक हैं, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम, देखो क्या क्या कह दिया। ये बात थोड़ा समझो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या क्या कहा है भारतीयों को, इस बात को थोड़ा समझो क्या क्या कह दिया है। एक पहली बात क्या कहा है, मेढक, काठ के उल्लू, ये याद रखना, मेढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहें तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। ये कथनों को याद रखना और कर्म को याद रखना। क्या है, बहुत लोग यह कहेंगे कि, अब बात कहेंगे कि कैसे उन्नति हो, बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे भैया छुट्टी नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नति करें। ये किसके बारे में कह रहे हैं, यहाँ भारतीय लोग कहते हैं, जो क्या कहते हैं, तुम्हारा पेट भरा है तो तुमको दून की समझती है। ये बात बिल्कुल अच्छी है कि भक्ति भी वही करता है जिसका पेट भरा होता है। अगर आप में गोदान उपन्यास लगा हुआ है, वहां मुझे याद आया तो मैं बताता हूँ। गोदान उपन्यास में जब होरी जाता है राय साहब के वहां, तो राय साहब उसको अपनी पूरा वृत्तांत बताते हैं कि आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आपको पता नहीं कि मैं जितना बड़ा हूँ मेरे सर पे कंटक भी उतना ज्यादा है। ठीक है, अगर किसी की जो है फसल कट जाए उसके जिम्मेदार राय साहब हों। ठीक, जिम्मेदार कहने का मतलब है कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, भाई उसका घर उजड़ गया है, कोई कुछ हो जाए राज्य में तो मुझे ही देखना पड़ता है, और तुमको लगता है कि मैं बहुत ऐशो आराम करता हूँ। यही बात आकर जब होरी गोबर को समझाने लगता है तो गोबर कहता है कि उनसे कह दो कि अपना राज और घर मकान सब हमको दे दें और हमारी खेती वो ले लें, फिर हम दिखाएंगे कि भक्ति होती क्या चीज है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, तो खूब दिल से भक्ति करोगे, जब पेट में होगा नहीं कुछ तो भक्ति नहीं सूझेगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर वो समझा रहे हैं। हालांकि ये भारतीयों का कहना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं कहना है। तुम्हारा पेट भरा है तुमको दून की समझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। यहां तक एक बात और याद करो, कफन कहानी। ठीक है,
इसी से मैं जोड़ता हूं कफन कहानी को। कफन कहानी में घीसू माधव, बुधिया मरने वाली होती है, मर गई होती धीरे धीरे करके, वो लोग अपने खाने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो मर गई है, उसके कफन के पैसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाके 5 रुपए इकट्ठे करके घीसू माधव लेकर आते हैं। और जब घर से जाते हैं कफन लेने तो क्या होता है, ना जाने कैसे जाते जाते उन दोनों के पैर कहाँ चले जाते हैं, एक शराब की दुकान पे गए और शराब ली, बढ़िया सी बोतल, ठीक है। वो भी कहता है कौन सी बोतल कहता है, शायद नारंगी कहता है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कोई बोतल का नाम लेता है, उसके बाद कहता है थोड़ा बापूजी जो है कतली ले ले, तो क्या ठीक है ले लो। फिर पेट भर के खाते हैं दोनों, और इतना खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज दिया है प्रेमचंद जी ने कि जब आदमी का पेट भर जाता है, ठीक है, तब वो दान करने की भी सोचता है, ठीक है। तो वो सोचो, वो खुद एक एक पैसे के लिए, एक एक आलू के लिए झगड़ रहे थे बाप बेटे, इसी के चक्कर में उसकी पत्नी भी मर गई, ठीक है। कि अगर वो जाता बैठ जाता वहां पे तो शायद उसकी पत्नी बच जाती माधव की, पर नहीं, क्योंकि अगर वो उठ के चला जाएगा तो घीसू सारे आलू खा जाएगा। ये हाल होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उनका पेट भर गया तो वहां भिखारी बैठा होता है, उसको कहते खाएगा, एक प्लेट उसको देता है। यहां पे प्रेमचंद ने ये मैसेज दिया है कि जाति की बात नहीं की है कि वो दलित जात के थे, नहीं, उन्होंने ये बताना चाहा है कि सोचो कि जब गरीब आदमी का जब पेट भरा हुआ होता है तो वो सब काम करना चाहता है कि आप चलो मैं दान भी करूंगा, चलो पूजा पाठ भी करूंगा, सब काम करूंगा, ठीक है। तो ये बात यहां इसी से जोड़ो तभी समझ में आएगी बात, ये क्या कहना चाहते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग या कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सोचती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। अब क्या कहना चाहते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, क्या इंग्लैंड में किसान, देखो कहां कहां की बात हो, यानी इंग्लैंड की बात हो गई, याद रखना, क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है, सब जगह है, ठीक है। किसी देश में, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बात जो है बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कलवा मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे, ठीक है। विलायत में भी गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहां गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला और पढ़ने लगा। और यहाँ के जो कोचवान ड्राइवर होते हैं वो क्या करेंगे, उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, ये भारतीयों को कहा है, हुक्का पिएगा या गप करेगा। सो गप भी कैसी निकम्मी, भारतीयों को गप भी कैसी होगी, निकम्मी, कोई काम की नहीं। और बताओ कहां गिरा भाई, कोई मतलब नहीं उनसा। वहां के लोग गप ही में देश के प्रबंध जो है छांटते हैं। ये इंग्लैंड और भारतीयों की तुलना की है यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, कि वहां के लोगों में देख लो क्या है और हम लोगों के बीच में देख लो क्या है। सिद्धांत यह है, सिद्धांत देखो क्या कह दिया, कि सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों को यह सिद्धांत है कि एक छिन्न भी व्यर्थ ना जाए। और यहाँ तो सुबह लड़के उठते हैं 10 बजे, कहते ना कि देश का युवा जाग चुका है, अब उठे हैं 1.5 GB खत्म करेंगे, उसके बाद फिर उठेंगे 12 बजे, फिर उनका मंजन कुल्ला होगा, ठीक है। और वहां 12 बजे तक पता नहीं कितना काम हो जाता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि ये क्यों अभी तक जो है पढ़ा जा रहा है निबंध, क्यों हमारे सिलेबस में लगा है, इससे सीख मिलती है, ठीक है। हालांकि ऐसे बहुत लोग हैं, उसमें से मैं नहीं हूं, ठीक है। चलो समझ लो। सो जो है कैसी निकम्मी, वहां के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों को यह सिद्धांत है कि एक छिन्न भी व्यर्थ ना जाए, उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतना है कि बढ़ गई, इतना आलस जो बढ़ गया था कि मलूस दास ने एक दोहा ही बना डाला कि कौन सा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कही गए सबके दाता राम। तो चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों को ही चारों ओर बढ़ती है, कोई काम नहीं करना चाहता, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसाहिबों,
दल्लालों, अमीरों के नौजवान, लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवाय बतलाए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। ये पंक्ति याद रखना कि ये ऑप्शन में दिया होगा कि ये पंक्ति किसकी है, तो ऑप्शन में ये भी होगा किसी की, तो किसी की ऑप्शन में लगाना, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने याद करके वहां पे बताया कि किसी की पंक्ति है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। किसके लिए कहा है याद रखना, भारतीय जो है भारतीयों के लिए। वही दशा हिंदुस्तान की है। अब देखो यहाँ पे रिपोर्ट की बात आ गई, मैंने वहां नोट्स में दिया आपको कि मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती हो जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय के काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। याद रखना भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी की कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। अरे तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, देखो अब किसके बारे में कहा है, विशेषण दिया है भारतीयों को, कब तक अपने को जंगली, होश, मूर्ख, बोदे, डरपोक, याद रखना क्या क्या कहा है। जंगली जो कि है, होश, मूर्ख, बोदे, डरपोक, डरपोक नहीं है ये भारतेंदु की गलत बात है, डरपोक अब पकड़वाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, ठीक, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर यहां तुलसीदास की पंक्ति आ गई कि फिर कब कब राम जनकपुर रहे हैं। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि अगर अब की पीछे चलेगे भैया तो रसातल बिल्कुल नीचे ही चले जाओगे। जब अब यहां पे देखो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी 791-92 याद रखो, 1191-92 तराइन का युद्ध, ठीक है, उस समय की बात यहां पे बता रहे हैं कि पृथ्वीराज को कैद करके जब गौरी लेकर गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द वेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान, ठीक, ये याद रखना। एक दिन सभी नियत हुई और 7, कितने इंपॉर्टेंट है, 7 लो। यहाँ पे ये संख्या याद करो भाई, संख्या नहीं अगर याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या दी है क्योंकि अब तो संख्या के सवाल खूब बनने लगे हैं, तो हो सकता है इस बार सवाल आपके पूछ ले। क्या पूछे कि बताइए कि जब पृथ्वीराज चौहान को जब लेकर गए थे तो कितने बाण थे, तो 7 याद रखना, 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए थे। कितने हैं भैया? 7। कितने भैया? 7। कितने? 7। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज को लोगों ने अब अंधा किसने किया, किसको सबसे पहले अंधा कर दिया गया था? तो पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हो करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि, चंद यानी चंद बरदाई, चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा। क्या पढ़ा? कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआन इक्के मार इक्के सर। ठीक है, अब बस उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। बस गयासुद्दीन निपट गए। ठीक है, वही बात अब है कि अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर, उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। अब देखो इंपॉर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे किस किस बात में उन्नति करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं, समझो किस किस बात में कह रहे हैं। ठीक है, देखो धर्म में क्या क्या बताया है, धर्म में, घर के काम में, रोजगार में। ठीक है, देखो फिर से बता देता हूं, एक तो कह दिया क्या, धर्म में, ठीक है, धर्म में, ठीक है, धर्म में, और घर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, ठीक है, वृद्ध में, युवा में, फिर वृद्ध में, और किसमें, वृद्ध में, स्त्री में,
पुरुष में और फिर अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। तो किस किस काम में बताया है, देखो कि किस किस में, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देशी में उन्नति करो। ये बात देख लो, समझ लो क्या क्या कहा है, क्या क्या कहा है, ठीक है, सब उन्नति करो, ठीक है। ऐसी बातों को छोड़ो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों, कह रहे हैं कि सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें, क्या क्या कह रहे हैं कि चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें या क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो, ठीक है। फिर आगे संस्कृत का श्लोक है कि अपमान पुरस्कृत्यमान कृत्वा तो पृष्ठता किस्वकार साध्यत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देसी हितैषी, जो लोग अपने को देसी हितैषी मानते हैं, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। सब लोग देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ और उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे पढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200, देख लो कितनी बात कह दी है, संख्या कितनी, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा। क्या बात कह दी। अब यह प्रश्न होगा कि भाई, ये पंक्ति बहुत अच्छी है, कि अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। हम तो जानते ही नहीं है कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। किसको अच्छा समझें, क्या लें, क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है उनको मैं कहता हूं, सुनो। अब बता रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है कि सब सुन्नियों का मूल धर्म है, यानी हर चीज से मिला के क्या है, धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करना उचित है। सबसे पहले तो आप धर्म की उन्नति करो। देखो, अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है उनको जाने दो। अपने ही यहां देख लो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया का मेला। अब यहाँ पे बताएंगे कि क्यों बलिया का स्थान चुना गया, कि तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया, जिसमें क्यों चुना गया कारण बताते हैं, कि जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 5 कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती वहां से ले जाएं। समझ रहे हो किसके लिए स्थान चुना गया। अब यहां पे बात होगी त्योहारों की, कि देखो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बताओ कि एकादशी का व्रत क्यों रखा है, कह रहे हैं कि जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए, इसलिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। गंगा जी नहाने क्यों जाते हैं, कि पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, क्योंकि जिससे तलवे से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे,
इसीलिए हम लोग गंगा में नहाने जाते तो सबसे पहले पैरों में पानी डालते हैं। ठीक है, दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए, और होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार, वेरी इंपॉर्टेंट, यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ, व्रत आदि में कोई ही कमत है। उन लोगों ने धर्म नीत और समाज नीत को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी क्या कह रहे हैं कि खराबी जो बीच में हुई यह वह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे। ठीक है, इसका नाम लोगों ने मतलब नहीं समझा, इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। बिल्कुल गलत भैया भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सब समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब ये पूछेगा कि वो कौन सा धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। ठीक है, शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देखो और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। ये सब सोच के देखो। फिर कह रहे हैं कि बहुत सी बातें जो समाज, वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखो कौन कौन सी बातें जो समाज के विरुद्ध बताया है। कह रहे हैं कि बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है, समाज के तो विरुद्ध है पर धर्म शास्त्र में उनका विधान है, जैसे उनको मत चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह, लड़कों की छोटे पनही में शादी करके उनका बल, बीरज, आयुष सब मत घटाइए। छोटे पर शादी मत करिए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। भैया लोग, नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। काठ में मतलब शादी वगैरह करने दीजिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। ये देखो बात कही कि कुलीन प्रथा और बहु विवाह भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने निबंध में दूर करने की बात करें, यानी कहीं ना कहीं विरोध में है। लड़कियों को पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं। देख लो क्या पढ़ाई के विरोध में, कि जिससे उपकार के बदले बुराई होती है, ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और अपना कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं सब, वो अब झगड़ा का समय नहीं बचा। हिंदू हो, जैन हो, मुसलमान हो, सब आपस में मिल जात के एक प्रकार से आपस में सब ऊंचे नीचे सब भेद छोड़ दे। ये भारतेंदु कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में यही चल रहा है कि आपस में सब बातचीत हो। ठीक है, चाहे नीचा हो सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। ठीक है, सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक है, भाइयों की बात हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बातें जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में जब आग लगे तो सब जेठानी दौरानी को आपस का डाह छोड़कर, यानी गुस्सा नाराजगी छोड़कर, ठीक है, क्या करें, एक साथ वो आग बुझानी चाहिए। जो बात
जो बात देखो, जो बात हिंदुओं का नहीं मैसर है, जो बात हिंदुओं को नहीं मैसर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। आपस का डहा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मैसर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। ये तो बात सही है, फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों, वे दिन गए, अब दिल्ली लखनऊ में बादशाहत नहीं रह गई है। अब आलस, हठ धर्मी यह सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन इंद्र सभा पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। तो किस साहित्य के विरोध में आ रहे हैं? देखो, मीर हसन और इंद्र सभा पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ अश्लीलता सी बातें थी। होश संभालो, नहीं कि पढ़ी पारसी चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए कि शौक तिलपी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। एक बात इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें पूछा जाएगा कि किस भाषा का वर्णन, नई भाषा, तो पारसी भाषा, याद रखना पारसी भाषा का वर्णन हुआ है। ठीक है, अगली बात आ रही है, देखो थोड़ा बचा है कि भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने मत दो, अच्छी से अच्छे उनको तालीम दो, पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा मत जो है भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, 100 महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राहत दिखलाओ। ये बात समझा रहे हैं। अब क्या करें हिंदुओं के बारे में कि भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, जहाँ गुस्सा नाराजगी ठीक नहीं है। इस महामंत्र का जाप करो। क्या कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, देखो और भी याद रखना कि किसका वर्णन है, बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक पकड़ो और कारीगरी जिससे तुम्हारे या बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। अब देखो यहां बताएंगे, देखो जैसे हजार धारा होकर, अब देखो किस नदी का वर्णन पूछा जाएगा, किस नदी का वर्णन है, तो याद रखना नदी, गंगा नदी का वर्णन आया है, गंगा समुद्र। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई, अब देखो पूछा जाएगा, ये पूछा जा चुका है एक बार, अब अगला हो सकता है कि दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। ठीक है, जरा अपने ही को देखो कि तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। तो धोती कहाँ की थी? अमेरिका की। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह कहाँ का है? इंग्लैंड का है। फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि बेफिक्री मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए और कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अरे अजी ये अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी तो फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो सिर्फ मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते हो। भाइयों, अब तो नींद से जागो, बहुत हो गया। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो। बहुत इंपॉर्टेंट कथन, सबसे लास्ट लाइन कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। सबसे लास्ट की लाइन है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा
मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। ये था हमारा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध। इससे 50% आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, उसकी प्लेलिस्ट अलग होगी, ठीक है। और इसी भारतवर्ष उन्नति से कैसे हो सकती, इसी से ही प्रश्न बनेंगे, याद रखना, ठीक है। कम से कम 40 जो है 40 या 45% होंगे, ठीक है, और सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो यहीं तक रहते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।